likes to leave a very chill you, thrill you, and make you laugh. दोस्तों, क्या होगा जब एक वैम्पायर एक हॉरर राइटर को मॉन्स्टर क्लब में इनवाइट करे, जहां पर उनका सामना एक के बाद एक खूंखार शैतानों के साथ हो। जी हाँ, आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है लंदन शहर की एक रात में, जहां पर हम फेमस राइटर आर चेटविंड हेस को देख पाते हैं, जो एक दुकान के सामने अपने ही लिखे हुए किताब को देख रहे थे। लेकिन तभी अचानक एरामस नाम का एक आदमी उनके पास आता है और हेस से कहता है, मुझे बहुत ही भूख लगी है। जिसके बाद हेस एरामस को पैसे देकर मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एरामस कहता है, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। जिसे सुनने के बाद हेस कहते हैं, तो फिर मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। लेकिन तभी अचानक एरामस हेस के गले को काटकर खून पीने लगता है, क्योंकि एरामस एक वैम्पायर था। लेकिन खून पीते समय एरामस अपने दांत को गले के ज्यादा अंदर तक नहीं डालता, क्योंकि इन्फेक्टेड होने से हेस भी वैम्पायर बन सकता था। इसके बाद हम देखते हैं एरामस खून पीकर अपने तलब को शांत करता है और इसके लिए हेस को शुक्रिया कहता है। लेकिन तभी अचानक एरामस को हेस के आइडेंटिटी के बारे में पता चलता है। एरामस बहुत ही शर्मिंदा होता है, क्योंकि वह भी हेस के किताबों का फैन था। खैर, इसके बाद हम देखते हैं एरामस हेस को एक मॉन्स्टर क्लब में इनवाइट करता है, जहां पर दुनिया भर के मॉन्स्टर्स इकट्ठा थे। एरामस हेस को इस क्लब के अंदर लाया था ताकि हेस अपने अगले किताब के लिए आइडिया ले सके। लेकिन क्लब के अंदर एक इंसान को देखते ही वेटर हेस के गले को काटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक एरामस वेटर को रोक लेता है और कहता है, हेस मेरा दोस्त है। खैर, इसके बाद हम देखते हैं एरामस अपने लिए ओ पॉजिटिव खून ऑर्डर करता है और हेस के लिए टमाटर का जूस, ताकि किसी को शक न हो। अगले सीन में हम देखते हैं एरामस हेस को मॉन्स्टर्स का फैमिली ट्री दिखाता है, जहां पर सभी प्रकार के मॉन्स्टर्स जैसे वैम्पायर, वेयरवुल्फ, ज़ॉम्बीज और घोड़ मौजूद थे, और इसी के साथ उनके मिश्रण से पैदा हुआ बच्चा भी, जिनके बारे में हम आगे की स्टोरी में जानेंगे। खैर, इसके बाद कहानी की पहली स्टोरी शुरू होती है, जिसका नाम था द शैडमॉक। कहानी की शुरुआत में जॉर्ज को दिखाया जाता है, जो कि एक एसाइलम के अंदर बंद था। आज 6 महीने से जॉर्ज ने किसी से बात नहीं की थी। इसके बाद जॉर्ज के फ्लैशबैक को दिखाया जाता है, जहां पर जॉर्ज एक सुस्त आदमी था। जॉर्ज सारा दिन बैठकर शॉर्टकट से पैसा बनाने के बारे में सोचता था। उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी, जिसका नाम एंजेला था। इसी के बीच एक दिन जॉर्ज को पेपर में एक आर्टिकल दिखाई देता है, जहां पर एक अमीर आदमी को सेक्रेटरी की जरूरत थी। जॉर्ज के सामने एक सुनहरा मौका था अमीर बनने का, क्योंकि जॉर्ज उस अमीर आदमी को ठगने की सोचता है। इसीलिए जॉर्ज अपनी गर्लफ्रेंड को उस अमीर आदमी के पास जाने के लिए कहता है, ताकि उसके घर के कीमती सामानों को चुरा सके। खैर, इसके बाद हम रेवन नाम के एक शैडमॉक को देख पाते हैं, जो कि एक बड़े से महल में अकेले ही रहता था। रेवन के पास बहुत ही पैसा था, लेकिन इसके बावजूद उसका कोई भी दोस्त नहीं था, क्योंकि रेवन एक शैडमॉक मॉन्स्टर था जो इस बड़े से महल के अंदर रहने के लिए मजबूर था। महल के अंदर रेवन का दोस्त सिर्फ कबूतर थे, जिनके ऊपर एक बिल्ली की नजर थी। खैर, इसके बाद हम देखते हैं एंजेला रेवन के पास आती है काम मांगने के लिए, लेकिन रेवन का बदसूरत चेहरा देखकर एंजेला वहां पर से भाग जाती है, जिसे देखने के बाद रेवन बहुत ही उदास होता है। अगले सीन में हम देखते हैं जॉर्ज एंजेला के ऊपर बहुत ही गुस्सा करता है और कहता है, तुम्हें उसके बदसूरत चेहरे से क्या लेना देना है, तुम सिर्फ उसके कीमती सामानों को चुरा के लाओ। इसके बाद एंजेला फिर से रेवन के पास जाती है और उसके साथ अच्छे से बात करती है, जिसे देखने के बाद रेवन तुरंत एंजेला को नौकरी पर रख लेता है, क्योंकि रेवन को लग रहा था एंजेला एक साफ दिल की लड़की है। इसीलिए रेवन एंजेला को बहुत ही रिस्पेक्ट देता है, क्योंकि उसके बदसूरत चेहरे को देखकर लोग अक्सर भाग जाते हैं। लेकिन एंजेला वापस आई थी। इतनी इज्जत देखकर एंजेला भी इमोशनल हो जाती है। खैर, अगले सीन में हम देखते हैं रेवन अपने कबूतरों के साथ खेल रहा था, लेकिन तभी अचानक शैतान बिल्ली उसके कबूतर को मार डालती है, जिसे देखने के बाद रेवन बहुत ही दुखी होता है और दुख के मारे उसके मुंह से सीटी निकलती है। सीटी को सुनने के बाद एंजेला चीख उठती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं सीटी सुन के बिल्ली भी पिघल चुकी थी। इसके बाद हम देखते हैं रेवन दुख के मारे 2 दिन अपने कमरे के अंदर ही रहता है। वहीं दूसरी तरफ जॉर्ज एंजेला को तिजोरी खोजने के लिए कहता है। खैर, अगले सीन में हम देखते हैं रेवन एंजेला के लिए एक एंटीक रिंग मंगवाता है और एंजेला को शादी के लिए प्रपोज करता है, जिसके बाद रेवन अंगूठी को तिजोरी के अंदर बंद कर देता है और एंजेला भी तिजोरी के अंदर भरे हुए पैसों को देख लेती है। जिसके बाद जॉर्ज एंजेला को शादी के लिए हाँ कहने के लिए कहता है और इसी मौके का फायदा उठाकर तिजोरी का कॉम्बिनेशन याद करने के लिए कहता है। प्लान के मुताबिक दूसरे दिन एंजेला रेवन को हाँ कहती है और तिजोरी के कॉम्बिनेशन को देख लेती है। इसी बीच रेवन अपने
असलियत के बारे में एंजेला को बताता है, लेकिन एंजेला तो कॉम्बिनेशन को देखने में बिजी थी। खैर, अगले सीन में हम देखते हैं रेवन अपने महल में एक पार्टी रखता है जहाँ पर उसके परिवार के सभी लोग यानी कि मॉन्स्टर्स आए हुए थे। एंजेला उन सभी को देखकर भाग न जाए इसीलिए पार्टी को फैंसी ड्रेस रखा गया था, लेकिन एंजेला की नजर तो तिजोरी के ऊपर थी। उसे लग रहा था कब यह नाटक खत्म हो और वह पैसे लेकर भागे। मौका मिलते ही एंजेला तिजोरी के पास जाती है, लेकिन तभी अचानक रेवन वहाँ पर आ जाता है और कहता है तुम सारे पैसे ले लो लेकिन मुझसे प्यार करो। जिसे सुनने के बाद एंजेला खुद को और रोक नहीं पाती और रेवन को कहती है तुम जैसे बदसूरत आदमी को प्यार कौन कर सकता है, मैं तो सिर्फ तुम्हारे पैसे को चाहती हूँ। जिसे सुनने के बाद रेवन फिर से दुखी होता है और जोर से सीटी बजाता है, लेकिन इस बार रेवन एंजेला की जान नहीं लेता है और उसे जाने देता है। खैर, अगले सीन में हम देखते हैं एंजेला जॉर्ज के पास जाती है और कहती है तुम ही ने कहा था सुंदरता मायने नहीं रखती। इतना बोलते ही एंजेला पीछे मुड़ती है और उसे देखने के बाद जॉर्ज शॉक्ड हो जाता है क्योंकि एंजेला का पूरा शरीर जल चुका था। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और हम जॉर्ज के हालात को अब समझ पाते हैं और इसी के साथ पहली कहानी खत्म होती है। खैर, इसके बाद मशहूर वैम्पायर डायरेक्टर लिंटम को दिखाया जाता है जो अपनी नई फिल्म को सबके सामने दिखाना शुरू करते हैं। लिंटम कहते हैं यह फिल्म उन्हीं के जीवन के ऊपर आधारित है। फिल्म की शुरुआत में हम छोटे लिंटम को देख पाते हैं जो अपने स्कूल के बच्चों से बुरी हो रहा था। लिंटम बहुत ही शांत स्वभाव का था और किसी से ज्यादा बात भी नहीं करता था। वहीं दूसरी तरफ लिंटम की माँ एक इंसान थी और उसके पिता थे एक वैम्पायर जो और कोई नहीं खुद ड्रैकुला था। उसके पिता सारा दिन सोते थे और रात में निकलते थे काम के लिए यानी कि इंसानों का शिकार करने के लिए। इसीलिए लिंटम अपने पिता के साथ ज्यादा टाइम नहीं बिता पाता था। लिंटम हाफ इंसान और हाफ वैम्पायर था, इसीलिए लिंटम दिन में भी निकल सकता था। खैर, अगले सीन में हम देखते हैं लिंटम को उसके दोस्त फिर से बुरी कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक पिकरिंग नाम के एक शख्स की नजर उसके ऊपर पड़ती है जिसके हाथ में एक वायलिन बॉक्स था। इसके बाद हम देखते हैं पिकरिंग लिंटम से बातचीत करना शुरू करता है, जहाँ पर से उसे ड्रैकुला के बारे में पता चलता है कि उसके पिता सारा दिन सोते रहते हैं और रात में काम के लिए निकलते हैं। पिकरिंग उसके घर जाने की भी कोशिश करता है, लेकिन लिंटम कहता है उसकी माँ ने अनजान आदमियों से बात करने के लिए मना किया है। इसके बाद पिकरिंग लिंटम को कहता है जब तुम्हारे पिता दिन में सोए रहेंगे तब तुम जाकर उन्हें जगा देना। वहीं दूसरी तरफ हम एक काले रंग की गाड़ी को देख पाते हैं जिसके अंदर से कुछ लोग निकलते हैं जिनके हाथ में भी वायलिन बॉक्स था। असल में दोस्तों ये सभी लोग वैम्पायर हंटर्स थे और उनका लीडर पिकरिंग था। खैर, अगले दिन हम देखते हैं लिंटम अपने पिता के बॉक्स को खोलने के लिए जाता है, लेकिन लिंटम अपने पिता को बॉक्स में देखकर डर के भाग जाता है। लेकिन तभी अचानक पिकरिंग आकर लिंटम को पकड़ लेता है और सीधा ड्रैकुला के रूम में ले जाता है। इसके बाद सभी लोग वायलिन के अंदर से नुकीले किल को निकालते हैं और ड्रैकुला के सीने के ऊपर रखते हैं, लेकिन तभी अचानक लिंटम की मौ वहाँ पर आ जाती है और जोर से चिल्लाती है, लेकिन वैम्पायर हंटर्स नुकीले किल को ड्रैकुला के सीने में घुसा देते हैं। ड्रैकुला मरने से पहले पिकरिंग को काट लेता है और वह भी देर में वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं पिकरिंग के लोग उसी को मारने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनके नियम के हिसाब से पिकरिंग को भी अब मरना होगा। पिकरिंग अपने लोगों से भागने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार वह भी मारा जाता है। खैर, इसके बाद हम देखते हैं सभी वैम्पायर हंटर्स वहाँ पर से चले जाते हैं, जिसके बाद लिंटम अपने माँ के साथ नीचे के रूम में आता है, लेकिन तभी अचानक शॉकिंगली ड्रैकुला जिंदा हो जाता है। असल में दोस्तों ड्रैकुला ने अपने चेस्ट के अंदर पहले से ही एक प्रोटेक्शन को लगा रखा था और उसका खून भी नकली था। ड्रैकुला को जिंदा देखने के बाद उसका परिवार बहुत ही खुश होता है और इसी के साथ दूसरी कहानी भी यहीं पर खत्म होती है। खैर, इसके बाद अब मूवी की लास्ट स्टोरी शुरू होती है जो कि गूल्स के ऊपर था। कहानी की शुरुआत में सैम नाम के एक डायरेक्टर को दिखाया जाता है जो अपने अगली हॉरर मूवी के लिए एक लोकेशन को खोज रहा था। रास्ते में जाते हुए सैम एक छोटा सा कट लेता है और कोहरे को चीरकर एक छोटे से गांव में पहुंचता है। गांव एकदम ही सुनसान था, इसीलिए सैम सामने की एक दुकान में जाता है जहां पर दुकान का केयरटेकर मौजूद था। सैम केयरटेकर को कहता है मुझे एक कॉल करना है और बाकी बातें हम मेरी क्रू आने के बाद करेंगे, लेकिन केयरटेकर कहता है यहाँ पर कोई फोन नहीं है, जिसके सैम कहता है मैं फिर बाद में आऊंगा, लेकिन केयरटेकर कहता है तुम यहाँ पर से अब निकल नहीं सकते। जिसके बाद हम देखते हैं अचानक से बहुत सारे गाँव वाले उसके सामने आ जाते हैं और सैम को घेरने लगते हैं, लेकिन सैम किसी तरीके से बाहर निकलता है। बाहर निकालने के तुरंत बाद सभी गाँव वाले सैम को धक्का देकर फिर से दुकान के अंदर ले जाते हैं। सैम को समझ में आ गया था अब यहाँ पर से निकलना नामुमकिन है, इसीलिए सैम खुद को एक रूम के अंदर बंद कर लेता है। कुछ देर बाद रूम के अंदर लूना नाम की एक लड़की आती है जो कि केयरटेकर की लड़की थी। लूना बताती है ये गांव गूल्स का है और बाहर सभी लोग मर चुके हैं। असल में दोस्तों गूल्स एक ऐसा मॉन्स्टर है जो मुर्दों को खाता है, लेकिन सैम अभी भी जिंदा था, इसीलिए गूल्स उसका कुछ नहीं कर पाए। इसीलिए सैम जब तक मरेगा नहीं गूल्स उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। लूना बताती है बहुत सालों पहले इस गाँव में एक गूल आया था जिसे गाँव वाले मारना चाहते थे, लेकिन गाँव के प्रीस्ट ने उसे बचाया था। लेकिन उसकी जान बचाने
के बावजूद घोल एक दिन रात में कब्रिस्तान में मुर्दों को खा रहा था, जिसे देखने के बाद गांव वालों ने उसे मारकर भगा दिया। लेकिन कुछ दिन बाद घोल अपने साथ कई साथियों को लाया और देखते ही देखते यह गांव एक खंडहर में बदल गया। इसके बाद लूना कहती है उसे भी बाहर जाना है और दुनिया को देखना है। अगर सैम को बचना है तो सामने के चर्च में जाना होगा, क्योंकि गोल्स चर्च के अंदर नहीं जा सकते। जिसके बाद सैम जैसे तैसे चर्च के अंदर पहुंचता है, जहां पर प्रीस्ट की लाश पड़ी हुई थी, जिसका मतलब था प्रीस्ट भी चर्च के बाहर नहीं जा सका। लेकिन तभी अचानक लूना भी दौड़कर चर्च के अंदर आ जाती है, क्योंकि लूना आधी इंसान थी। इसके बाद लूना कहती है जल्दी ही गांव में एल्डर्स आने वाले हैं, जो कि गांव की देखभाल करते हैं। जिसे सुनने के बाद सैम कहता है हमें अभी यहाँ पर से निकलना होगा। जिसके बाद सैम और लूना गांव वालों को चकमा देकर कोहरे की तरह भागते हैं, लेकिन गांव वाले कोहरे को पार नहीं कर पाते। खैर, इसके बाद हम देखते हैं दौड़ते हुए लूना के माथे पर पत्थर लग जाता है, जिसको गांव वालों ने फेंका था। पत्थर लगने से लूना की मौत हो जाती है और बाहर की दुनिया को देखने का उसका सपना ही रह जाता है। सैम बाहर निकलकर रोड में पुलिस की गाड़ी को रोकता है और पुलिस स्टेशन जाने के लिए कहता है, लेकिन पुलिस उसे फिर से गांव के अंदर ले जाता है, क्योंकि यह गाड़ी एल्डर्स की थी, जिसके बारे में लूना ने सैम को बताया था। और इसी के साथ आखिरी कहानी भी यहीं पर खत्म होती है। खैर, इसके बाद हम देखते हैं हेज मॉन्स्टर क्लब से निकलने वाले थे, लेकिन तभी अचानक एरामस उनको रोक लेते हैं। एरामस हेज को कहते हैं आप मॉन्स्टर क्लब का मेंबर बन जाइए, लेकिन हेज कहते हैं मैं कोई मॉन्स्टर हूँ क्या? जिसके जवाब में एरामस कहता है सबसे बड़ा मॉन्स्टर तो इंसान है। हम मॉन्स्टर्स को तो बिना वजह ही बदनाम किया गया है। इंसानों ने एटम बम बनाए, बंदूक बनाए दूसरे इंसान को चोट पहुंचाने के लिए, लेकिन फिर भी नाम हमारा बदनाम हुआ। इंसान अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकता है और इसीलिए मॉन्स्टर क्लब आपके बिना अधूरा है। और यह जबरदस्त मूवी यहीं पर ही खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल को ग्रो करने के लिए आपका सपोर्ट बहुत ही जरूरी है। तो चलिए मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो में। टेक केयर।